क्विक हिडन फैक्ट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे डिटेल्ड रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सेकंड हिडन फैक्ट, हर बिल लॉ नहीं बनता और हर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करता। आज हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे: कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री टाइमलाइन, उसके मेजर पार्ट्स और बिल वर्सेस एक्ट का रियल डिफरेंस, प्लस आर्टिकल 368 का नो कंफ्यूजन डिकोड। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट। हिस्ट्री समझनी है तो 1950 से पहले की चेन समझो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ब्रिटिश कंट्रोल का लीगल बेस बना, फिर चार्टर एक्ट्स आए, 1858 में पावर क्राउन के पास गई और धीरे धीरे लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस ऐड हुए। Is it a British problem or an Indian problem? No, I think it is a British problem. First of all, because there is so much historical amnesia about what the empire really entailed. The fact that you don't really teach colonial history in your schools. Children doing A levels in history don't learn a line of colonial history. There's no real awareness of the atrocities, the fact that Britain financed its industrial revolution and its prosperity from the depredations of empire. The fact that Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने गवर्नेंस का डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दिया, लेकिन फाइनल पावर फिर भी कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंडर थी। तो सवाल सिंपल है, जब 1935 एक्ट था, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? सीधा आंसर, 1935 एक्ट ब्रिटिश रूल के लिए बना था। इंडिपेंडेंट इंडिया को अपने लिए अपना रूल बुक चाहिए था, इसलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, राइट्स और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस क्लियर डिफाइन हुए। अब आते हैं 1946-1950 के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फेज पर। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अलग अलग कमिटीज ने अलग टॉपिक्स पर ड्राफ्ट बनाए। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लीडरशिप में इन सब इनपुट्स को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए रिपब्लिक डे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, लीगल रीसेट का दिन भी है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में। इसमें सब लोगों के एक ही सवाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्चुअल में लिखा क्या है? चलिए मेजर पार्ट्स देखते हैं, फास्ट बट क्लियर फॉर्मेट में। पार्ट 1, आर्टिकल्स 1 से 4, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2, आर्टिकल्स 5 से 11, सिटीजनशिप। पार्ट 3, आर्टिकल्स 12 से 35, फंडामेंटल राइट्स। की आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, इक्वालिटी। आर्टिकल 19, फ्रीडम्स। आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पार्ट 4, आर्टिकल्स 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5, आर्टिकल्स 52 से 151 और पार्ट 6, आर्टिकल्स 152 से 237, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर। पार्ट 9 एंड पार्ट 9E, आर्टिकल्स 243 से 243ZG, पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 300E, राइट टू प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 368, अमेंडमेंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है, कौन सा पार्ट किस काम का है और कितने आर्टिकल्स आते हैं। यहां आता है सबसे कॉमन कंफ्यूजन, बिल और एक्ट। आखिर डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बिल क्या है? बिल एक प्रपोजल होता है, इसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्ट क्या है? जब बिल पास हो जाए, रिक्वायर्ड असेंट मिल जाए और नोटिफाई हो जाए, तब वो एक्ट बनता है। इंपॉर्टेंट, हर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करता, ज्यादातर एक्ट्स ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, प्रेजेंट वोटिंग मेंबर्स का 2/3 और हाउस की टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी। 298 298 ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद। कुछ फेडरल मैटर्स के लिए, जैसे यूनियन स्टेट बैलेंस टाइप प्रोविजंस, कम से कम आधे स्टेट्स की रैटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों, यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब एक बोनस पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इस लाइन को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती 1973 में क्लैरिफाई किया। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तब तक के निकले हुए लोग हैं। और हाँ, अमेंडमेंट का भी एक्चुअल मतलब समझो दोस्तों। अमेंड करना मतलब चीजों को चेंज या अपडेट करना ताकि चीजें बेटर हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976, सेंट्रलाइजेशन हेवी चेंजेस।
44th अमेंडमेंट 1978 इमरजेंसी एरा एक्सेसेस का करेक्शन, 73rd 74th अमेंडमेंट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 86th अमेंडमेंट एजुकेशन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, 101st अमेंडमेंट जीएसटी फेडरल फिस्कल रीडिजाइन, 103rd अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोविजन। देखिए दोस्तों, पैटर्न सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स्ड स्टोन टेक्स्ट नहीं है, ये लिविंग फ्रेमवर्क है जिसे पार्लियामेंट, कोर्ट्स और फेडरल पॉलिटिक्स मिलकर शेप करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के 3 क्विक मिथ्स क्लियर करते हैं जो डिबेट को कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मिथ 1, बिल पास हुआ मतलब लॉ बन गया। रियलिटी, असेंट और नोटिफिकेशन के बिना लॉ फाइनल नहीं होता। मिथ 2, सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। रियलिटी, आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी और कुछ केसेस में स्टेट रैटिफिकेशन भी। मिथ 3, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। रियलिटी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाउंड्री सेट करता है। तो फाइनली आप कंफ्यूजन मोड से क्लैरिटी मोड में हो। कॉन्स्टिट्यूशन अब सिर्फ एग्जाम टॉपिक नहीं, रियल गवर्नेंस ऑपरेटिंग सिस्टम लगने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही और वीडियोस बनाने का। एंड सब्सक्राइब एवरीथिंग इंडिया चैनल।